क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? बहुत ही बढ़िया। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए और बहुत ही सिंपल चैप्टर आप लोगों के लिए, पर वही अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आ जाती है कि अगर आप रेगुलरली ध्यान नहीं दे रहे हैं, रेगुलरली लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, एक आधा लेक्चर भी मिस कर रहे हैं, तो फिर चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हो सकता है आप पहली बार इसका नाम सुन रहे हो। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जरा मैं उसके बारे में आपको एक क्विक बात समझा देता हूं। अगर हम इस करंट का ग्राफ बनाएंगे तो ये करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आता है। यहां पे आप करंट रख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे आप ओमेगा टी रख सकते हैं, या यहां पे आप ईएमएफ भी रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलिए या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलिए, क्योंकि आप ओम्स लॉ तो बचपन में सुना ही होगा आपने। जहां पे ईएमएफ होता है वहां पे करंट होता है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। क्या खासियत है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में? ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की खासियत यह है कि उसकी वैल्यू बदलती हुई रहती है। पहला पॉइंट जो खासियत में आएगा वो ये है कि वैल्यूज कीप चेंजिंग। कैसे, कहां ग्राफ में ये चीज कहां दिखाई दे रही है? अगर आप यहां पे अपनी नजर रखेंगे तो आपको करंट या ईएमएफ की वैल्यू 0 नजर आएंगी। यहां पे आपकी नजर रखेंगे तो मैक्सिमम नजर आएगी, यहां वापस 0 हो रही है, यहां पे मैक्सिमम है पर नेगेटिव में मैक्सिमम है, फिर वापस 0, पॉजिटिव मैक्सिमम 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0, ऐसा चलता रहेगा। यानी कि आपकी करंट की या फिर ईएमएफ की वैल्यू 0 से पहले पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाती है, फिर वापस 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाती है। अगर आपके करंट की वैल्यू इस तरह से बदल रही है तो समझ जाइए कि आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है जो अभी आपके घर में आ रहा है। पर ये तो ग्राफिकली बात हुई ना, ये तो हमने ग्राफिकली बात किया। रियलिटी में क्या? रियलिटी में तब हमने बातचीत की जब हमने लेंसेज लॉ को स्टडी किया। जिस लेंसेज लॉ के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट पढ़ा जिसको बोलते हैं दूर आ रहे हैं तो आने नहीं देता और पास नहीं, दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता और पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता। अगर आपको याद आएगा तो लेंसेज लॉ ईएमआई चैप्टर के अंदर उस वक्त मैंने आपको इस चीज का हिंट दिया था। अगर आपको याद आएगा तो ये चीज ऐसे होती, एक बार जो आपका करंट है वो इस चीज में क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर अगले राउंड में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है किसी भी सर्किट में। पर क्या बचपन से लेके आज तक आपने ऐसा कभी देखा? बिल्कुल नहीं देखा। बचपन से लेके आज तक आपने क्या देखा? बचपन से लेके आज तक आपने देखा डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी। कहां पे? समझिए यहां पे एक रजिस्टर है आपके पास और आपने लगा दिया यहां पे एक बैटरी। ये है रजिस्टर, ये है वोल्टेज, ये आपका बचपन है।
ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो कोई भी आपसे बोलता था चलो करंट बना के दिखाओ, तो आप बोलते थे करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये है आपके करंट का डायरेक्शन, बराबर। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में सबसे पहला फर्क यह है कि डीसी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। डीसी एक ही दिशा में फ्लो करता है, पर डीसी अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है। डीसी ऐसा दिखता है, ये हो सकता है डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज, यहां पे ओमेगा टी। ऊपर जो मैंने ऑल्टरनेटिंग ग्राफ बनाया है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, जरा इसको ध्यान से देखिए और जरा इसको भी ध्यान से देखिए। दोनों ग्राफ में आपको एक समानता नजर आएगी कि इस ग्राफ में भी डीसी की वैल्यूज बार बार बदल तो रही हैं, परंतु डीसी की वैल्यूज कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। ग्राफिकल फॉर्म में नेगेटिव में वैल्यू जाना ग्राफ के अंदर इस बात का वर्णन करता है कि आपका करंट डायरेक्शन में बदलाव ला रहा है। डायरेक्शन में बदलाव लाने का मतलब एक बार अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अगली बार वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसे करंट को आप ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो मेरा दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट, वो ये है कि डायरेक्शन चेंजेस, और तीसरा इसके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी एंड नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। पर अगर मैं डीसी के बारे में बात करने जाऊं तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा डीसी के बारे में? सेम एज द एसी। डीसी का पॉइंट में सेम एज द एसी लिखने की कोशिश करूंगा। क्या है वो पहला पॉइंट? वैल्यूज कीप चेंजिंग। पर दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ये फर्क एक डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है। हमें ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के ऊपर स्टडी करनी है। कितने लोगों को ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट का फर्क समझ में आ रहा है? How many of you understood what is the basic difference between alternating current and direct current? हो सकता है पहले कभी देखा हो, बट मैंने थोड़ा ऐसी नॉलेज के लिए अभी आपको समझा दिया। डन? क्लियर? अभिषेक आगे आगे बात करेंगे, ओमेगा टी क्या होता है, सब बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी कैसा है ना, 11वीं क्लास के अंदर अपन ने साउंड वेव चैप्टर पढ़ा था, बराबर है। अभी वहां पे अपन को थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई थी फेज वगैरह के बारे में, है ना। फेज वगैरह के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी 11वीं क्लास साउंड वेव के अंदर। अगर वो हमें नहीं पता है तो अभी मेरे को वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो धीरे धीरे साउंड सब कुछ क्लियर होगा कि यहाँ पे ओमेगा टी क्यों है, ओमेगा टी का मतलब क्या होता है। ओमेगा टी एक्चुअली थीटा होता है, थीटा यानी कि ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली अपन ने क्या पुट किया, यहाँ पे अपन ने एक्चुअली पुट किया डिस्प्लेसमेंट, करंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके दिमाग में जो ग्राफ को देख के आना चाहिए वो ये है कि सर अगर हमारे पास एक ग्राफ है एसी का, तो क्या उस ग्राफ को देख के हम कोई इक्वेशन वगैरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ या तो साइन ग्राफ के फॉर्म में दिखता है या तो कोसाइन ग्राफ के फॉर्म में दिखता है। ये दो तरह के ग्राफ्स आपके सामने होते हैं। अब अगर हमने ऑसिलेशन वगैरह चैप्टर पढ़ा होता या हमने 11वीं क्लास के अंदर थोड़ा साउंड वेव पे ध्यान दिया होता तो हमें पता होता कि ऐसे दो ग्राफ्स होते हैं। पर
क्या डिफरेंस है भाई एक साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ में? बता देता हूं, देखो डिफरेंस कुछ ऐसा होता है। ये मैं बना रहा हूं यहां पे साइन ग्राफ और मैं यहां पे बना रहा हूं कॉस ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखना, पहला लेक्चर अगर दिमाग में उतरा तो पूरा चैप्टर दिमाग में उतरेगा, वरना रोते रहोगे। इसी चैप्टर ऐसा है बेटा, खतरनाक किस्म का चैप्टर है। ये बन गया हमारा साइन ग्राफ और ये बन गया हमारा कोसाइन ग्राफ। अब आप सोचोगे सर क्या डिफरेंस है भाई साइन ग्राफ और कोसाइन? दिखने में तो सर अलग अलग जरूर दिख रहा है, बट टेक्निकलिटी क्या है? टेक्निकलिटी ये है क्लास कि साइन ग्राफ जब शुरू होता है तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, पर जब कोसाइन ग्राफ शुरू होता है तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होती। कोसाइन ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। देख सकते हो ग्राफ आधे से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करूं दिमाग लगा के, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा, ऐसा। ये है कोसाइन ग्राफ की असलियत। पर तुम्हें ये थोड़ी दिखाई दे रहा है, तुम्हें तो सिर्फ ग्राफ इतना ही नजर आ रहा है ना। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है? तुम्हें पता चल रहा है कि ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। लिख के निकालेंगे इस चीज को, ध्यान से देखना। साइन ग्राफ starts, yes Harsh, absolutely correct, sin 0 is 0, cos 0 is 1, बिल्कुल सही। starts from 0, ठीक है। कोसाइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ starts from मैक्सिमम वैल्यू। कुछ बच्चे हो सकते हैं सर मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या सर? अरे बाबा, ग्राफ में दो तरह की वैल्यूज पे ध्यान देना हरदम। एसी के ग्राफ में तो तीन तरह पे ध्यान देना। जीरो कहां आ रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमा कहां आ रहा है, और नेगेटिव मैक्सिमा कहां आ रहा है, बस इस बात पे ध्यान देना। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कोसाइन ग्राफ मैंने बनाया है ये पॉजिटिव मैक्सिमा से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा कोसाइन ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सुनते ही बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर नेगेटिव मैक्सिमा से शुरू हुआ तो फिर भी कोसाइन ग्राफ कहलाएगा। तो फिर सर कैसे दिखेगा अगर नेगेटिव मैक्सिमा से स्टार्ट हुआ? तो ऐसा दिखेगा, ये आपका ग्राफ इस तरह से, और ये आप ऐसा बना लीजिए, ये बना लीजिए। तो क्या सर ये भी कोसाइन ग्राफ है? बिल्कुल ये भी कोसाइन ग्राफ है। पॉजिटिव से शुरू हो या नेगेटिव से शुरू हो की फर्क पैदा है। फर्क खाली इतना है कि इफ द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोसाइन ग्राफ, एंड इफ द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन वैल्यू इट विल बी कॉल्ड एज अ साइन ग्राफ। या फिर जैसे हर्ष मिश्रा ने अभी अभी कहा कि सर साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, वैसे भी याद रखो बचपन में ये टिग्नोमेट्री में या कहीं ना कहीं ग्राफिकल फॉर्म में समझाई जाती हैं। पर मेरा काम है कि चैप्टर की शुरुआत में मैं तुम्हें हर नॉलेज दूं, इसलिए दे रहा हूं। क्या ये साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ तुम्हारे दिमाग में क्लियर है? फटाफट बोलने का, डन डनाडन। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। अब सर क्या हमें आप ये बताएंगे कि सर साइन ग्राफ पे ध्यान देना है कि कोसाइन ग्राफ पे ध्यान देना है? ध्यान दोनों पे देना है, पर फिलहाल हम सिर्फ साइन ग्राफ पे ध्यान दे रहे हैं। कोसाइन ग्राफ थोड़ा साइड में रखो, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आप लोग के दिमाग में यह आना चाहिए, ठीक है? नहीं 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 अभिषेक, कोई भी ग्राफ नहीं, जीरो छोड़ के कोई भी ग्राफ कोसाइन नहीं होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा तो ही कोसाइन होगा। ठीक है, हाँ जी। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है सर? इक्वेशन लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ईएमएफ की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखें E इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी। सर क्या लिख रहे हो, समझाते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इस चीज को बोला जाता है ई नॉट। ये जो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको बोला जाता है माइनस ई नॉट। तो ई नॉट क्या है भाई? ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और अगर 11वीं क्लास में जाके पूछूं तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। गए कभी 11वीं क्लास में, गए हो कभी? इस चीज को क्या बोला जाता है ग्राफ में? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये ई नॉट क्या होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? ये इक्वेशन कहां से आई उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें इंटरेस्ट इस बात पे होना चाहिए कि किसी भी साइन ग्राफ की इक्वेशन ऐसी लिखी जा सकती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये इक्वेशन हमें देता क्या है? हमें ये पता चला सर कि ये इक्वेशन में ई नॉट एम्पलीट्यूड है, पर ये इक्वेशन हमें देता क्या है? ये इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस इक्वेशन? व्हाट इज दिस इक्वेशन? आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन? हम इस इक्वेशन को क्यों याद रखें? भैया इस इक्वेशन का ही तो पूरा कमाल है। यानी कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में ये जो E है इसको बोला जाता है इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे वर्ड फेंक फेंक के मार रहे हो। समझाता हूं। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें यह कहा कि जरा ग्राफ बना के दिखाओ, तो तुमने बोला सर ग्राफ तो सर बाएं हाथ का खेल है सर। ये हमने बनाया सर एक लाइन, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं सर। ये बनाया सर हमने और एक लाइन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं सर। वेरी गुड, ग्राफ बनाओ। तो तुमने सवाल पूछा सर कौन सा ग्राफ बनाऊं, साइन बनाऊं कि कॉस बनाऊं? मैंने बोला इक्वेशन देख के बनाओ। मैं क्यों बताऊं तुम लोग को? फिर तुमने इक्वेशन को घूरा और फिर तुमने बोला अच्छा इक्वेशन में साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब सर चाहते हैं कि मैं साइन ग्राफ बनाऊं। तो बोला सर आता है सर, साइन ग्राफ आता है सर, ये ऐसा सर, फिर ऐसा सर, फिर ऐसा सर, फिर ऐसा सर, फिर सर ऐसा। फिर मैंने पूछा तुमने ग्राफ किसका बनाया? फिर तुमने बोला सर पता नहीं किसका बनाया। मैं बोला देखो जरा इक्वेशन देखो। हाँ, तो सर ये है ईएमएफ। सर सर ईएमएफ का ग्राफ बनाया सर। किसके वर्सेस बनाया है? सर मैंने ओमेगा टी वर्सेस बनाया। बोला अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैंने अगला सवाल तुमसे पूछा कि बताओ ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? क्या पूछा मैं तुमसे पहला सवाल? बताओ क्या ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? तुम लोग भागते भागते गए ग्राफ के पास, फिर तुमने ग्राफ को देखा, फिर तुमने क्वेश्चन को देखा, फिर तुमने ग्राफ को देखा, फिर तुमने क्वेश्चन को देखा। फिर तुम्हें पता चला कि अबे ईएमएफ की तो वैल्यू हर जगह पे अलग अलग है। कहीं जीरो है, कहीं मैक्सिमम है, कहीं गिर रही है, कहीं वापस जीरो हो रही है, फिर कहीं पे नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है, फिर वापस जीरो हो रही है। कहीं कहीं पे वैल्यू ई नॉट है, कहीं कहीं पे वैल्यू माइनस ई नॉट है। सर ने तो बोला ईएमएफ की वैल्यू बताओ, पर यार ईएमएफ की वैल्यू तो हर जगह पे अलग अलग है। तो तुम भागते भागते मेरे पास आए, तुमने मुझसे क्या सवाल पूछा कि सर ईएमएफ की वैल्यू तो हर जगह
अलग अलग है, तो हम आपको कौन सी वैल्यू बताएं? मैंने कहा अच्छा बेटा, नॉलेज मिल गई तुम लोग को। तो मैंने तुमसे कहा एक काम करो, मुझे 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 t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे कितनी वैल्यू है वो बताओ। फिर तुमने मुझसे जाने से पहले पूछा कि सर इसको क्या बोलते हैं। पहले आपने ऐसा क्यों बोला हमें कि मुझे ईएमएफ की वैल्यू बताओ, अब आपने आके ऐसा क्यों बोला कि मुझे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताओ, ये चीज आपने हमें क्यों दी। तो मैंने कहा इसी को तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो तुमने मुझसे पूछा सर क्या मतलब इस चीज का। अरे बाबा, मैंने तुम्हें एक स्पेसिफिक वक्त पे कितनी वैल्यू है वो पूछी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू। क्योंकि तुम खुद मेरे पास भागते भागते आए थे और तुमने मुझसे क्या कहा था कि सर ईएमएफ की वैल्यू तो हर जगह पे अलग अलग है, तो हम आपको कौन सी वैल्यू बताएं। तो मैंने तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, मैंने तुम्हें बोला जाओ 10 सेकंड पे बताओ कितना ईएमएफ है। तो तुमने जो मुझे 10 सेकंड पे ईएमएफ बताया, वो 10 सेकंड पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। तो अगर मैंने तुम्हें इक्वेशन के हिसाब से पूछने के लिए बताया होता तो तुम अभी क्या करते, तुम इस छोटे से टी की जगह पे 10 सेकंड पुट करते। ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को तुम 2 पाई एन से कैलकुलेट करते। आई होप कभी ना कभी ये फॉर्मूला रोटेशनल डायनामिक्स में तो देखा होगा। एन यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्राफ, जो क्वेश्चन में दिया होगा। ई नॉट तुम ग्राफ से देख के बता सकते हो कि कितना इसका मैक्सिमम वैल्यू है ग्राफ का। अगर तुमने इसमें सब वैल्यू पुट कर दी और तुम्हें ईएमएफ की वैल्यू, फॉर एन एग्जांपल समझो, फॉर एन एग्जांपल कि तुम्हें ईएमएफ की वैल्यू आई 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट क्या है, व्हाट इज दिस 2 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट टी बराबर 10 सेकेंड। यानी कि क्या मैं इसको बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बिल्कुल सही, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर वक्त पे बताओ वैल्यू कितनी। तुम नहीं बता सकते कि वैल्यू, कोई अगर तुमसे सवाल पूछता है बताओ ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, अबे कैसा बताएंगे बे, ये ग्राफ तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है। कंटिन्यूअसली बदलती हुई चीजों की वैल्यू नहीं बता सकते जब तक आपको सामने वाला बंदा ये ना बता दे कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू बताना। हो जाएगा ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो भाई लोग, ये फॉर्मूला तुम्हें क्या बताता है, ये फॉर्मूला तुम्हें किसी भी वक्त पे कितनी ईएमएफ की वैल्यू होगी उसकी जानकारी देता है। तुम्हें 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, वक्त, मैक्सिमम वैल्यू और ओमेगा। अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं तो तुम किसी भी वक्त पे ईएमएफ की वैल्यू बता सकते हो। कितने लिख के गले के नीचे बात उतर रही है। बेटा कोई नहीं समझाएगा तुम्हें ये सब चीजें, इसलिए अगर डाउट है तो पूछ लो। पहला लेक्चर है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, सीख लो, मजा नहीं लाइफ हो जाएगा। एसी अपने जेब में, ईएमआई वैसे भी अपने जेब में, नोट्स पढ़ लो। अभी धीरे धीरे यूट्यूब पे डाल रहा हूं मैं वीडियोस, रोटेशनल पूरा आ चुका है, ईएमआई अगला है, मस्त मजा नहीं लाइफ हो जाएगी। चैप्टर खत्म होने के बाद भी
चैप्टर खत्म होने के बाद भी किसी से अगर पूछो ना ये इक्वेशन क्या है, उसको खुद को नहीं पता होता ये इक्वेशन क्या है, उसको खुद को नहीं पता होता कि ये इक्वेशन देता क्या है, ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। फराज का सवाल है सर साइन का क्या होगा। फराज कभी साइन थीटा सॉल्व किया आपने जिंदगी में? हैव यू सॉल्व्ड एनी टाइम साइन थीटा? यू मस्ट हैव सॉल्व्ड। सो ओमेगा की वैल्यू अगर आपको पता होगी, टी की वैल्यू अगर आपको पता होगी, तो साइन थीटा आएगा ना। साइन थीटा निकाल सकते हो आप इजीली लॉग बुक की मदद से। मजा नहीं लाइफ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओमेगा, सर ओमेगा 2 पाई एन में एन की वैल्यू कहां से निकालेंगे? अरे बाबा तनिष्का, गिवन होगा बेटा, एन गिवन होगा अपने को। एन फ्रीक्वेंसी है, वो आपको गिवन होगा। ठीक है, हो सकता है ओमेगा डायरेक्टली आपको गिवन हो। ठीक है सर, ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगा ना हर जगह, ऑब्वियसली। ये ग्राफ के हिसाब से आपको देख के क्या लगता है, क्या ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है कि ईएमएफ वैल्यू बदल रही है? कुसुम वर्मा, आफ्टर लुकिंग एट द ग्राफ व्हाट यू आर थिंकिंग, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है कि बदल रही है? बाकी लोग को क्या लगता है, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है कि बदल रही है? बदल रही है ना बेटा। तो ईएमएफ की वैल्यू अगर बदल रही है तो आपको चाहिए होगा ना। यस फराज, फ्रीक्वेंसी 1/t से भी निकाल सकते हैं, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। वो धीरे धीरे, आप टेंशन मत लीजिए, आज हम सिर्फ बेसिक एकदम मजा नहीं लाइफ कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा आपके पास आता है, वो बंदा आपको बोलता है अच्छा बेटा बहुत नॉलेज ले लिया। हमने बोला हाँ बहुत नॉलेज है हमारे पास, अभी अभी हमने एक इक्वेशन सीखा। तो सामने वाला बंदा आके बोलता है कि ठीक है अब ये बता क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने ऐसी सिमिलर इक्वेशन देखी हुई है, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सामने वाले इंसान को बोलेंगे एक मिनट हमें पता है ये क्या है, ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। एक मिनट हमें पता है ये भी क्या है, दिस इज मैक्स वैल्यू और पीक वैल्यू। मुझे ये भी पता है कि तू साइन ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, ये ले, यहां मैं लिखूंगा आई और यहां मैं लिखूंगा ओमेगा टी, सब कुछ पता है मुझे। तू मुझे ईएमएफ के फॉर्मेट में बोल या तू मुझे करंट के फॉर्मेट में बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि कौन से इक्वेशन का क्या मतलब है। सामने वाला इंसान बोला आई नॉट किधर है, ग्राफ में आई नॉट किधर है, ये ले भाई, ये है आई नॉट, ये ले भाई तेरे को और एक नॉलेज देता हूं, नीचे माइनस आई नॉट होता है। सो इक्वेशन ईएमएफ के फॉर्मेट में भी आ सकती है, करंट के फॉर्मेट में भी आ सकती है। इतना कुछ समझना दिमाग से टेंशन भरा तो नहीं हो सकता। परंतु सवाल ये उठता है कि ये चीज क्या होती है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे त्रास भरी चीज है वो है फेज। क्यों त्रास भरी चीज है? क्योंकि बच्चे ने 11वीं क्लास में फेज सीखा नहीं, सीखा होता या सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा होगा तो अभी त्रास वाली बात है। क्या होता है फेज, क्या होता है? अभी आप रेगुलर लाइफ में तो सिंगल फेज, ट्रिपल फेज, थ्री फेज, है ना, न्यूट्रल, लाइव वायर, ग्राउंड वायर, बहुत कुछ सीखते हो। पर एक्चुअल में मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फेज के बारे में उतना ही बताऊंगा जितना मेरे इस चैप्टर में जरूरत है। ठीक है, समझाता हूं बात को, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, फेज हरदम दो ग्राफ के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, फेज हर बार दो
ग्राफ्स के बीच में निकाला जाता है। पहला पॉइंट, फेज को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो लिख रहा हूं बस अच्छी तरह से दिमाग में रखो, मजा आ जाएगा। इस चैप्टर में फेस हम आई एंड ई के ग्राफ के बीच में निकालेंगे। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, वो बोला सर मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूं कि फेज दो ग्राफ के बीच में निकालते हैं। सर इस चैप्टर में हम करंट और ईएमएफ के बीच में फेज निकालेंगे, परंतु सर मुझे यही नहीं पता कि फेज क्या होता है, तो हम कहां निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये बातें सुन के मुझे चिढ़ मचती है सर। जब पता होता है कि फेज क्या है और आप अगर हमें ये बोलो कि फेज यहां निकालेंगे वहां निकालेंगे, तो सुन के मजा भी आता है सर। पता ही नहीं है फेज क्या होता है सर, और आप पहले दो पॉइंट लिखते हो फेज यहां निकालेंगे वहां निकालेंगे सर, तो सर मेरा कंफ्यूजन बढ़ता है। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि फेज का इस्तेमाल कहां होगा। इसके बाद जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फेस कैसे निकलेगा, तो दोनों नॉलेज जब कंबाइन होगी तो मजा वाली फीलिंग आएगी। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट डिप्रेस इफ यू डोंट नो व्हाट इज फेस। फर्स्ट जस्ट लिसन टू मी वेरी पेशेंटली कि हम फेस कहां और किसके बीच में निकालेंगे। ठीक है सर, मैंने पेशेंटली सुन लिया, करंट और ईएमएफ के बीच में फेज निकालेंगे सर, दैट्स रियली ग्रेट। पर सर फेज क्या होता क्या है सर? तो भाई पहले तो हेडिंग डालेंगे कि सर फेज होता क्या है, द अल्टीमेट डाउट सर। आसान भाषा में लिख के दे रहा हूं, बस दिल पे मत लेना। व्हाट आई मीन टू से दिल पे मत लेना इज दैट कल को कभी आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, या कल को कभी साउंड वेव ओपन करके देख लो, या अलग अलग चैप्टर्स ओपन करके देख लो, और आप बोलो सर आपने तो फेज बोला था सर, ऐसा ऐसा होता है सर, यहां तो ऐसा ऐसा लिखा है सर। दिल पे मत लेना। एक गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एक नंबर पढ़ा रहा हूं, उसका टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है ना। पर अभी इस चैप्टर पे कैसा अप्लाई होगा उस एंगल से समझा रहा हूं, इसलिए जो डेफिनेशन अभी लिखूंगा बहुत प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनना। फेस क्या होता है, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन। कौन से ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आता है और कितने एंगल से पहले आता है is called as phase। डेफिनेशन सुनने में समझ में आती है, पर दैट फीलिंग नहीं आई होगी, पर फिर भी एक और बार, एक और तो आप और मैं साथ साथ में, हाँ, कौन से ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आता है और कितने एंगल से पहले आता है, कितने एंगल से पहले आता है, कितने एंगल से पहले आता है इज कॉल्ड एज फेज। यानी कि एक चीज दिमाग में फिट है कि एंगल ही फेज होता है। दूसरी बात, सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि कौन से ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आता है, इससे हमें क्या करना है? इन दोनों सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो इस चैप्टर की 15% जो सरदर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। आधे लोग बोलेंगे सिर्फ 15%, वो 15% ही इतना डेंजर सरदर्द है कि आधे लोग वही सरदर्द की वजह से चैप्टर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल हो जाए, मजानी ग्राफ हो जाए, सर आपने कहा था
कि फेज दो लोगों के बीच में निकाला जाता है। तो सर कृपया करके दो लोग प्रेजेंट कीजिए। ठीक है भाई, यहां पे एक पहला ग्राफ। तो सर आप पहले किसको लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि क्यों ना हम पहले ईएमएफ लिए। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। तो सर वाई एक्सिस में मैं लिख देता हूं सर ईएमएफ, और सर मैं एक्स एक्सिस में लिखता हूं ओमेगा टी। सर बहुत ही सुंदर ग्राफ सर, बड़ा बढ़िया सर। दूसरा कंटेंटर कौन है सर? दूसरा कंटेंटर मैंने कहा क्यों ना हम करंट ले लेते हैं। बोले सर कमाल की बात है सर, आपने ही कहा था कि फेज करंट और ईएमएफ के बीच में निकालते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इसलिए दोनों कंटेंटर हमारे सामने है, ऊपर ईएमएफ है, नीचे करंट है। सर एक नंबर बात है सर। सर करंट का ग्राफ भी बना दो सर। तो ये लो भाई करंट का ग्राफ। सर क्यों ना इसको सर एग्जाम्पल 1 बोला जाए, ताकि जब हम शीट ओपन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सर कौन सी कहानी कहां से शुरू हो रही है। एग्जाम्पल 1 सर, अंडरस्टैंडिंग सर, अंडरस्टैंडिंग फेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रोसेस में हो, समझ गया नहीं, प्रोसेस में हो। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि दोनों ग्राफ को घूरिए। सबने कहा सर घूर लिया सर। फिर मैंने सामने वाले से सवाल पूछा, यानी कि तुम लोग से, कि दोनों ग्राफ में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी पहले आ रही है। सवाल में दम है, सवाल में दम है। एक बार जरा फेज का डेफिनेशन एक बार, कौन से ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू पहले आती है, कितने एंगल से पहले आती है। तो मुद्दा यह है कि कौन से ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू पहले आती है। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। कितने से पहले आती है बाद में देखेंगे। ठीक है, सो बच्चों लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया। यहां पे ई नॉट है, यहां पे आई नॉट है। वो बच्चे लोगों ने सोचा कि सर हम लोग ना सर स्केल पेंसिल लेके लेक्चर अटेंड करते हैं सर। क्या समझते सर आप हमको? स्केल पेंसिल है सर हमारे पास, ये देखो सर हम डायरेक्टली लाइन बनाएंगे ऐसा। बच्चे लोग आईला सर, यहां तो सर दोनों ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू एक ही साथ आ रही है सर। देखो सर, ईएमएफ का ग्राफ सर यहां से शुरू हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही। साइन का ग्राफ सर यहां से शुरू हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो ईएमएफ का ग्राफ ऊपर गया तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आया। सर जिसको आपने कहा था ई नॉट लिखो। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर करंट का ग्राफ ऊपर गया, आपने कहा था उसको आई नॉट लिखो। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर आप देखो सर, दोनों के दोनों मैक्सिमम वैल्यूज एक ही टाइम पे आ रहे हैं सर। आपके पहले एग्जाम्पल में ई नॉट एंड आई नॉट आर at same time। तो सर आप क्या करें? फेज क्या होगा सर? फेज होगा 0, और आप लिखोगे बोथ आर इन सेम फेज। सर बिल्कुल मजा नहीं आया सर। हम कुछ एक्शन के उसमें थे, हम ऐसा सोचे कुछ दमदार एक्शन होगा सर। यहां तो सर ऐसा लगता है कि आपने सेम फेज। सर मजा नहीं आया सर। मजा आएगा, अब मजा आएगा जब मैं तेरे को अगला एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 2। और जब मैं तुझे एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाऊंगा तब तू एग्जाम्पल नंबर 1 को अप्रिशिएट करेगा। सर वापस दो कंटेंटर हाजिर किए जाए। वेरी गुड। दो कंटेंटर कौन है पूरे चैप्टर में? ईएमएफ और करंट। ठीक है, ईएमएफ और करंट। आदित्य कामले बुक को रखो साइड में। आंख, कान, घुटना, दिल, गुर्दा, कलेजा, फेफड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब मेरी तरफ होने चाहिए। तुम्हारे बॉडी का हर एक पार्ट मेरी तरफ होना चाहिए, एक आधा पार्ट भी किधर और नहीं जाना चाहिए। चुपचाप सुनो। बुक में अल्फा लिखा और मैंने फाई लिखा, की फर्क पैंदा है? की फर्क पैंदा है? बुक ने अल्फा लिखा, मैंने फाई लिखा, की फर्क पैंदा है? फर्क इस बात से पैंदा है कि तुमको फेज क्या है वो पता है कि नहीं पता है। अब उसको अल्फा लिखो, नहीं तो फाई लिखो, नहीं तो ए लिखो, नहीं तो बीटा लिखो, नहीं तो गामा लिखो, की फर्क पैंदा? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबका ध्यान है। डोंट टेक टेंशन। सर ग्राफ बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। किसका ग्राफ बनाया सर? ईएमएफ। सर मुझे पता है यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। सर दूसरा कंटेंटर हाजिर किया जाए। दूसरा कंटेंटर हाजिर हो रहा है।
सर हमें पता है दूसरा कंटेंडर करंट है। हमने कहा ओके सर, मुझे पता है यहाँ पे ओमेगा टी लिखते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। सर मुझे पता है यहाँ पे करंट लिखते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। सर दूसरे कंटेनर ग्राफ कैसा दिखता है सर? हमने कहा दूसरे कंटेनर ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके बस इमोशनल मत होना, ग्राफ को देख के इमोशनल मत होना, बस कंसेप्ट समझने के लिए ग्राफ बहुत बढ़िया है। सर वेरी गुड, पहले वाला ग्राफ है ईएमएफ का, दूसरा वाला ग्राफ है करंट का, दैट्स रियली ग्रेट। अब मैंने तुम्हें सवाल वही वापस पूछा। सवाल क्या है? दोनों में से कौन से ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है? ओ जी मैं क्या आंसर देंगे? आंखें फाड़ो और देखो और मुझे आंसर दो। दिया, तुमको 1 सेकंड का टाइम दिया। गायत्री अहेर ने जवाब दिया है ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है। गायत्री अहेर, क्या आप अपना जवाब चेंज करना चाहेंगे? तब तक मैं एक गाना गा लेता हूं। अच्छा, गायत्री अहेर ने अपना आंसर चेंज कर लिया। और कोई है भाई? करंट का मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू से पहले आ रहा है? प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला डायलॉग आप क्या मारेंगे? सबसे पहला डायलॉग आपका रहेगा phi is pi by 2। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर, डायरेक्ट लिखते हो सर पाई बाय 2। अरे अरे आराम से आराम से, देखो देखो क्या होता है पता है तुम्हें? साफ साफ पता चल रहा है ना कि ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, बराबर। इसका मतलब ये आधा, ये जो आधा होता है ना आधा, ये आधा पाई बाय 2 का होता है, ठीक है। अगर ये आधा इसके आधे से पहले आ रहा है तो ये आधे का डिफरेंस बच रहा है, ये देखो, दिस इज द डिफरेंस व्हाट इज रिमेनिंग। आधे का डिफरेंस मतलब पाई बाय 2 का। दूसरा डायलॉग तुम्हें क्या चिपकाना है पता है? दूसरा डायलॉग है करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। लीड्स यानी कि करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 से आगे है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ईएमएफ लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। दोनों स्टेटमेंट्स वैलिड हैं। या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे बोलें कि करंट उससे पाई बाय 2 से आगे है, करंट उससे पाई बाय 2 से आगे है, या ऐसे बोलें कि ईएमएफ उससे पाई बाय 2 से पीछे है। दोनों बात सत्य है, एक ही तरह से हुआ। परंतु पाई बाय 2 कहां से आया सर? ये पाई बाय 2 कहां से लेके आया आप? अगर आपने कभी बचपन थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो अगर आपको पता है अगर ये वेव है तो ये वेव में इतना पूरा एक 180 डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का होता है, मतलब एक पूरी की पूरी वेव 360 डिग्री की होती है।
आधा 180, आधा 180। अगर आपने आधे का भी आधा किया तो ये 90, ये 90, इसका भी आधा करो, ये 90, ये 90, ऐड करो 360। साउंड वेव 11वीं क्लास, नहीं पता था अभी बताया। वेव का आधा भाग, इतना आधा भाग 90 डिग्री का होता है, ये वापस 90 डिग्री का, मतलब एक वेव, यानी कि वेव का क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं इसको, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। वेव का ट्रफ, ट्रफ 180 डिग्री, दोनों मिला के 360 डिग्री, जिसको नहीं पता था। अब जरा वापस ग्राफ पे आओ, अब जरा वापस ग्राफ पे आओ। क्या आपको साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि आपका करंट का ग्राफ 90 डिग्री पहले ही चालू हो गया है? चेक करके देखो, 90 डिग्री पहले से ही चालू हो गया आपका करंट का ग्राफ। और या तो ऐसे बोलो कि ईएमएफ की ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री के बाद आई। चेक कर लो, चेक कर लो, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आया, उसके कितने डिग्री के बाद ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू आया? 90 डिग्री के बाद। इसका मतलब ईएमएफ का ग्राफ लैग कर रहा है। लैग मतलब पीछे रहना। किससे? करंट से। कितने से? π/2 से। या फिर ऐसे बोलो कि करंट लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब आगे आ रहा है। कितने से? π/2 से। किससे? ईएमएफ से। ओ जी, मैं क्या कुछ समझ रहा है? जरा फेस का डेफिनेशन एक और बार देख ले, जरा फेस का डेफिनेशन एक और बार दे ले। कौन सा ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आता है और कितने एंगल से पहले आता है, इसको फेज बोला जाता है। तो इस एग्जांपल को देख के आपको समझा कि करंट का ग्राफ का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू π/2 से ईएमएफ के पहले आता है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है। लीड किसको? ईएमएफ को π/2 से। उल्टा बोले तो ईएमएफ लैग कर रहा है करंट को π/2 से। सबका रिप्लाई नहीं आया मुझे सबका रिप्लाई नहीं आया। मैंने मुंह तोड़ देना है तुम लोग का। जल्दी जल्दी बोलो। एक और एग्जांपल आ रहा है तुम्हारे सामने, एग्जांपल नंबर 3 आ रहा है। क्या एग्जांपल नंबर 2 ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 ठीक है? हाँ जी, बढ़िया है एकदम, बहुत ही बढ़िया है एकदम। एग्जांपल नंबर 3 आ रहा है आपकी तरफ, एग्जांपल नंबर 3 आ रहा है आपकी तरफ। तैयार रहिए, सच में बोल रहा हूं। मैंने लैपटॉप में से घुस के मारना है अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया बेटा। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, टोटल 100% अटेंशन। मैंने जो बोला ना, बॉडी का एक एक पार्ट, कलेजा से लेके तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी मेरी तरफ ही होना चाहिए। सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। ये है पहला ग्राफ, ध्यान से देखो। सर, आई नो दिस ग्राफ सर। ईएमएफ का ग्राफ है सर, मुझे पता है। किसका ग्राफ है? ईएमएफ का ग्राफ। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया यार। अब क्या? अब सर करंट का ग्राफ बनाएंगे आप? मैंने कहा हाँ। तो सर अब आप ना पक्का एक ऐसा ग्राफ बनाओगे करंट का जिसमें करंट ईएमएफ से पीछे पड़ता हुआ नजर आना चाहिए। कैसा? पीछे। क्योंकि सर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिखाया? आपने हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा दिखाया कि करंट ईएमएफ से लीड कर रहा है ना? अब आप ऐसा ग्राफ बना के दिखाएंगे जिसमें करंट ईएमएफ से पीछे आ रहा हो, लैग कर रहा हो। मैंने कहा बिल्कुल सही। बस सवाल यह उठता है कि ऐसा ग्राफ बनेगा कैसे? तैयार? ध्यान से देखो, बिल्कुल सही गायत्री अहिर, एक नंबर, बहुत ही सही कहा। अगर कोई कमेंट करना चाहता कर सकता कि कैसे बनेगा। साइन वाइन थोड़ा टिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री का नॉलेज विलेज रहेगा तो आपको समझ में आ सकता है। करंट ओमेगा टी, तैयार,
ऐसे बनेगा। ग्राफ देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल जो आएगा वो ये आएगा कि सर अभी भी तो करंट का ही मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है, अभी भी तो करंट का ही मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रहा है सर, क्या कर रहे हो? अबे जरा आंखें खोल और देख, अगर यहां पे ईएमएफ का पॉजिटिव वैल्यू से हम करंट के नेगेटिव वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज माइनस आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट, तो करंट का पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर करो, तो यहां है करंट का पहला पॉजिटिव वैल्यू, करो जरा कंपेयर। सर हम लोग स्केल पेंसिल लेके घूमते हैं, मैंने कहा लेके घूमते हो तो करो जरा हिसाब। सर ये देखो हमारे रिसर्च के हिसाब से सर ये यहां पे ईएमएफ का वैल्यू आया सर, मैंने कहा ओके। और सर हमारी रिसर्च के हिसाब से सर यहां पे सर करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है सर, आप देख सकते हैं सर कि ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू पहले आया, करंट का मैक्सिमम वैल्यू सर बाद में आया सर, बराबर ना? तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लीड कर रहा है? बोलो, हु इज लीडिंग? कम ऑन कम ऑन, हु इज लीडिंग? जल्दी जल्दी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ईएमएफ लीड्स करंट? कितने से वो जाने दो, यहां पे भी पाई बाय 2 से ही कर रहा है, यहां पे भी पाई बाय 2 से कर रहा है, बस मैंने ग्राफ थोड़ा गंदा बनाया है इसलिए आपको पाई बाय 2 वाली फीलिंग नहीं आएगी, पर यहां पे भी पाई बाय 2 से ही कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं ईएमएफ लीड्स करंट, और क्या मैं लिख सकता हूं करंट करंट लैग्स ईएमएफ? एंड बोथ केसेस में यहां पे भी पाई बाय 2 है, बस वो थोड़ा डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया, एग्जैक्टली आपको दिख नहीं रहा होगा पर पाई बाय 2 ही है। जब लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब जब हम असलियत में ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको यहां तो इतना समझ में आ गया ना कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, कितने लोगों के गले के नीचे बात उतरती है बेटा? ये है फेज, देख लो अच्छे से, कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, एसी में इससे बेटर फेज तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुमने इतना भी दिमाग में फिट कर लिया तो भी तुम्हारे फेस रिलेटेड जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे, पर मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ये सिर्फ एसी चैप्टर में ही फेस की तुम्हारी दुख दर्द और तकलीफ को सॉल्व करेगा। बट सर अगर करंट पॉजिटिव होगा तो करंट लीड करेगा ऑब्वियसली। हर्ष मिश्रा, मैंने सेकंड एग्जांपल वही दिया ना बेटा, डिड यू सी माय सेकंड एग्जांपल हर्ष मिश्रा? देखो, है ना, बराबर है कि नहीं हर्ष मिश्रा? समझा? सेकंड एग्जांपल में करंट आ रहा है ना ऊपर से, ये देखो, तिगड़म तिगड़म तिगड़म, हो गया, मजा नहीं लाइफ है, बढ़िया। आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, आज तो सिर्फ तुम्हें मैंने इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करवाया है, प्लस आज मैंने तुम्हारे दिमाग में फेज जैसी, एसी चैप्टर में सबसे बड़ा दुख दर्द जो फेज होता है उसको थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में क्लियर किया है। अब अगले लेक्चर में हम करंट की वैल्यूज के बारे में जानेंगे, जैसे कि 7। ओके चलो बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।